वाला भी मर्सिडीज गाड़ी वाला भी सस्ता पेट्रोल लेके $47 का फर्क था लेके जाता था। $20 अरब का डेफिसिट मुशर्रफ साहब छोड़ के गए थे। $20 अरब का जो आपने पेट्रोलियम की मसनूआत की शक्ल में बोरिंग करके इधर से करके सब्सिडी की शक्ल में आपने दिया था। तो हम उसकी वजह से अफराते दर 23% पे पहुंच गया था, 24% पे, और उसको बड़ी मुश्किल से कम करके 12-13% के ऊपर फिर 15 आ गया है, उस पर लेकर आए। मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक ज़्यादा वर्केबल चीज़ वो ये है कि एक तो हम सब्सिडी अक्रॉस द बोर्ड देने का कंसेप्ट को ख़त्म करें, यानी जो अमीर अफोर्ड कर सकता है मर्सिडीज गाड़ी वाले को क्यों सस्ता दें आप, उसको इंटरनेशनल प्राइस पे दें, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाए कि वो क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकता है तो लिहाजा हुकूमत थोड़ा सा बर्डन उसका बर्दाश्त करे। लेकिन उसके लिए आपको टैक्स रेट बढ़ाना होगा। 9% टैक्स टू जीडीपी रेशो में आपके पास अभी 3 बार आपने रिवीजन करा डाउनवर्ड टैक्स कलेक्शन टारगेट का, 1667 बिलियन से 1600 किया, और अब उससे भी हमने कम करा है। तो आप सोचते हैं अख्तियार साहब के टैक्स नेट को जो है वो बढ़ाते हैं, अब मेरी यहीं पर आप बात हुकूमत की इनकम जो है उसमें इजाफा होगा। बिल्कुल, देखिए ये सोशल सेफ्टी नेट्स इनको कहते हैं, जो गरीब आदमी को आपको प्रोवाइड करना किसी भी मुमलिकत की जिम्मेदारी होती है, और उस हद से ज़्यादा जहाँ पे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता हुकूमत को बोझ लेना पड़ता है, उस चीज़ के लिए आपकी अपनी किटी आपको बनानी होगी, और वो टैक्स नेट को बढ़ा के एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर नहीं, एग्रीकल्चर पे लगाएं। 450 अरब रुपए इस बार जो कीमतें अजनास की और जो गेहूं की और जो कपास की जो कीमतें बढ़ी हैं उससे एग्रीकल्चर सेक्टर में आए, लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि इसके ऊपर कोई टैक्स हुकूमत को नहीं दिया गया। अगर ये टैक्स दिया जाता तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि भाई 40 अरब 50 अरब जो है वो मोटरसाइकिल वालों को कम से कम सस्ता पेट्रोल दे दें। साहब आपकी तरफ आते हैं कि वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा है कि जो प्राइसेस हमने नहीं बढ़ाए हैं बल्कि ये प्राइसेस जो बढ़े हैं उसको ओगरा ने बढ़ाया है। ये पहले तो ये बतलाएं कि ओगरा जो है इसके अंदर कुछ प्राइवेट सेक्टर के या फेडरेशंस के या बिजनेस कम्युनिटी के कुछ लोग हैं इसके अंदर, या सिर्फ ये हुकूमत के जो सेक्रेटरीज लेवल के लोग हैं वो ओगरा के अंदर हैं, सब बैठते हैं डिसाइड कर लेते हैं रोजाना ओवरनाइट, और इसमें कोई कंसेंसस नहीं होती, कोई मुशावरत नहीं होती है फेडरेशन से बिजनेस कम्युनिटी से? इश्तियाक की तो मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं एक दफा नहीं सैकड़ों दफा मैं कह चुका हूँ कि नंबर 1 मैंने तो कहा था कि ओगरा जो है ओगरा को खत्म करें और ये फेडरेशन की बिजनेस कमेटी के हवाले करें। लेट देम डिसाइड अवर ओन फेट, लेट देम डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अदरवाइज ओगरा के अंदर हमारे 4-5 इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन ड्यूली रिकमेंडेड बाय एफपीसीसीआई होने चाहिए, वो उनके साथ बैठे, ये खुद ही फैसले करते हैं, खुद ही ऊपर नीचे करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको साफ कह दूं, देखिए जी आप रेट बढ़ाते जाए मारते जाए आवाम को, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मुद्दत बाद डेमोक्रेसी आई है। मैं चाहता हूँ डेमोक्रेसी फले फूले, बहुत होगी हमारे आमरीत, पर खुदा के वास्ते दिस इज डेमोक्रेसी का ये मतलब थोड़ी है कि आम आदमी पिसता चला जाए। उसके लिए 2-3 मैं आपको मशवरे देना चाहता हूँ हुकूमत को, अगर समझ में आ जाए। नंबर 1, जैसे मैंने कहा कि अपने खर्चे कम करें। अभी मैं गुजरा आपके आने के लिए, मेरे साथ कोई वजीर साहब, कोई MP, कोई MNA, भाई वजीर गुजरे मेरे साथ से, लोकल वजीर थे यहाँ के, उनके साथ 3 रेंजर्स की गाड़ियाँ थी, 2 पुलिस की गाड़ियाँ थी, पता नहीं 3 और गाड़ियाँ थी, और कुछ सादे लिबास में कलेक्शन को लेगी। व्हाट इज दिस? भाई मैं इतना बड़ा टैक्स देता हूँ, पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स पे इन द कंट्री, मेरी सिक्योरिटी के लिए क्या है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई एक गाड़ी पुलिस की काफी है, बस करे, बहुत हो गई, बहुत मजाक हो गया, खर्चे अपने कम करे। अब भी ये हुकूमत चल सकती है, कामयाब हो सकती है, शर्त यही कि बिजनेस कमेटी के साथ बैठे, अपने खर्चे कम करे। और मैं बताऊँ लेवी जो 3 रुपए कर दी बताया आपने, वो लेवी 0 होनी चाहिए। किस बात की लेवी? आप लेवी को चाटेंगे उधर गरीब आवाम भूखे मर जाए, पेट्रोल ना भरा सके। देश में नो लेवी एट ऑल। हाँ जब कीमतें गिर जाए जैसे बताया हमारे भाई ने, उसको खत्म हो जाना चाहिए लेवी को, फिर लेवी लगा दीजिएगा। लेकिन अभी लेवी की जरूरत नहीं। टुडे मोर इंपॉर्टेंट इज द पुअर मासेस हु आर सफरिंग। So for that you have to cut your expenses, number 1, and you have to cut all the levy to bring it to 0, number 2, and you have to find out ways and means how to dig out more। देखिए मैं एक सेकंड आपको लूंगा, पेट्रोल इस मुल्क में बेइंतहा है, मैं आप बता रहा हूँ, इसको डिग आउट करें। उसके लिए अपने पेट में पत्थर बांध के गवर्नमेंट को चाहिए। कोयले की हालत ये है कि बेइंतहा कोयला, आपको पता है ट्रिलियंस ऑफ टन कोयला हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे, $अरबों का। अभी मुझे पता लगा चिन्योड़ के अंदर कोयला भरा हुआ है, चिन्योड़ के अंदर
निकालते क्यों नहीं? बलूचिस्तान में कहते हैं कि फलाना सरदार है, फलाना रोग। अरे भाई, बलूचिस्तान में सरदारों के साथ एग्रीमेंट करे, दबा के टॉप पर निकाले। मैंने सुना हुआ सोने की इकानमी है, और दुनिया की हर कार मौजूद है। अरे अपने मुल्क से आप निकाले ना, एक दो आप निकाल ले तो आप तो ये मुल्क तो कहां से कहां चला जाएगा। नाज़रीन, छोटे से ब्रेक की तरफ हमारे साथ रहिएगा। एक आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, कलीम साहब आपकी तरफ आते हैं। कलीम साहब, एक नई चीज़, क्योंकि आप बाइको जो है एक बड़ी वेल नोन आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैं और पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं, एक नई चीज़ देखने में आई है कि जब इंक्रीज प्राइस हो रही होती है उससे एक दिन पहले क्या करते हैं कि पेट्रोल पंप तमाम बंद कर दिए जाते हैं, और जो पुरानी प्राइसेस के ऊपर पेट्रोल उनके पास स्टॉक होता है उसको फिर वो दूसरे दिन नए प्राइस से बेचते हैं। बल्कि कई बार तो ऐसा हुआ कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जनाब कह दिया कि हमारे पास है नहीं, या बंद कर दिए, स्ट्राइक का नाम दे दिया। तो आप नहीं सोचते कि ये एक मरा हुआ जो एक आदमी है उसको और ज़्यादा तकलीफ आप दे रहे हैं कि एक दिन पहले से ही उसके ऊपर आप बोझ डालना शुरू कर देते हैं उसका? ये आपने बड़ा सही इशू उठाया है। ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। प्राइस जब गिर रही हो तो भी प्रॉब्लम होती है, और जब प्राइस इंक्रीज हो रही हो तब भी प्रॉब्लम होती है। और इन दोनों सूरतों के अंदर परेशानी में आती है ऑयल कंपनी और अवाम। जी हाँ, ये दो जो इसमें बीच में कहना चाहिए कि जो इसमें बेनिफिशियरी होते हैं वो सही मानों में ये डील ऑपरेटर्स होते हैं जो पंपों को चलाते हैं। जब प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उनको कहीं ज़्यादा मिले, बड़ा स्टॉक कर लें, और वो उसके ऊपर विंडफॉल प्रॉफिट बनाने की कोशिश होती है। और जब प्राइसेस गिर रही होती हैं तो उस वक्त जो है तो वो अपने टैंकों को खाली कर देते हैं, ताकि ऑयल कंपनी जो है वो अपने हिट ले सारा, और उसके बाद नेक्स्ट डे से वो चाहते हैं कि उनको प्रोडक्ट दिया जाए। मेरा ख्याल है इसका सबसे आसान तरकीब ये है कि पहले से इसका इतना चर्चा न किया जाए कि जनाब प्राइसेस चेंज होने वाली हैं और कब से चेंज होने वाली हैं। ये अचानक होना चाहिए। बाहर ममालिक में जो मैकेनिज्म है वो ये है कि वो इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ अपने प्राइसेस को वेरी करते रहते हैं, और एक महीने तक का इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए। उसमें यह है कि एक महीने के बाद आपका इंक्रीज का मैग्नीट्यूड भी बहुत बढ़ जाता है, और आवाम जो देखती है वो सिर्फ ये देखती है कि प्राइस हर दफ़ा बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। और अगर आप क्रूड ऑयल के उसको मैकेनिज्म को फॉलो करें तो वो कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो अगर प्राइसेस घट भी रही हों, बढ़ भी रही हों, और बहुत छोटे फ्रैक्शन के साथ हो, तो शायद इतना ज्यादा उस पर असर नहीं है। आपकी कंपनी कुछ एक्शन लेती है ऐसे पेट्रोल पंप? जी, हमारी तरफ से तो तमाम जो हमारे डीलर्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस होती है कि वो स्ट्रिक्टली उस वक्त तक उसी प्राइस को यूज करें जो कि अनाउंस्ड है, मगर हमें पुलिसिंग करना बहुत मुश्किल होता है। और देख रहे हैं कि आमतौर पर जो है तो इसमें फॉलो नहीं मुश्किलात होती हैं। अखिर साहब, थोड़ा इकोनॉमी की तरफ आ रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हुकूमत ने बड़े ड्रास्टिक मेजर्स जो हैं इकोनॉमी की तरफ लिए हैं, जिसके अंदर एक तो फ्लड सरचार्ज जो है वो इनकम टैक्स के ऊपर तकरीबन कुछ लगाया है हुकूमत ने कि जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो फ्लड सरचार्ज देंगे। फिर सेल्स टैक्स की एग्जम्पशंस जो थी कुछ सेक्टर्स को, वो भी शायद हुकूमत ने उसको अंदर ख़त्म कर दी है। फिर बिजली की कीमतों के बारे में भी ये कहा गया है कि हर महीने 2% जो है वो बढ़ेगी, और यहाँ भी यही चीज़ आ जाती है कि लोग अब फर्दर इंक्रीज जो है वो बर्दाश्त करने के बिल्कुल काबिल नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें क्या आप नहीं सोचते हैं कि इंडस्ट्री को ये चीज़ मुतासिर करेगी, और जब इंडस्ट्री को मुतासिर करेगी तो आपकी एक्सपोर्ट को करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ेगी? क्या विजन क्या है हुकूमत का कि एक ड्रास्टिक मेजर्स जो लिए जा रहे हैं? देखिए इशाक साहब, हकीकत तो ये है कि IMF के प्रोग्राम में अभी आप उनके साथ चल रहे हैं, और उनके साथ हमारा एक कमिटमेंट था कुछ रेवेन्यू टारगेट्स का, कोई फिस्कल डेफिसिट का, वो हमने उनका ऑनर नहीं किया, कमिटमेंट वो पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से वो डिसएंगेजमेंट की तरफ जा रहे थे, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा उनको दोबारा इंगेज करने के लिए एक तो हमें 120 अरब रुपए की फौरी 30 जून तक नए रेवेन्यू चाहिए थे जो हमें शॉर्टफॉल आ रहे थे। उसमें हुकूमत ने स्ट्रेटजी ये बनाई 3 चीज़ें करके। एक तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है उसमें इजाफा हुआ, एक 15% फ्लड सरचार्ज जो है इनकम टैक्स पे लगाया गया, और जो सेक्टर 5 जो जीरो रेटेड थे जिसमें टेक्सटाइल भी था, लेदर भी था, उनकी एक्सपोर्ट पे तो जीरो रेटेड रहने दिया, लेकिन लोकल सेल्स पे के जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को अगर वो कर रहे हैं तो यान के ऊपर 6% और उसके अलावा आगे जो है प्रोसेसिंग पे 4% उन्होंने सेल टैक्स लगाया है। इसके 2 मकसद हैं। एक तो वो RGST की ही तरफ जा रहे हैं
कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी और चेन पूरी हो जाए और वो तमाम लोगों को जिनको एग्जम्पशन दी थी वो ख़त्म कर दी जाए। और ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। आपकी जो अपनी ऑफिशियल इकोनॉमी उससे दुगनी से ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड ग्रे इकोनॉमी, जिसको ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं, उनको लाना है। आप देखते हैं एक तरफ तो रेस्टोरेंटों में लाइनें लगी हुई होती हैं, एक तरफ एक आदमी के बेचारे के पास खाने की रोटी नहीं। ये वही है लाइनों वाले लोग जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जो पैसे पे ना रजिस्टर हैं, ना वो टैक्स देते हैं, ना कुछ करते हैं। आपको मैं बतलाऊं, हालांकि मैं बड़ा प्रॉफिट मेकिंग टू मी इज नॉट ए क्राइम। डॉक्टर इख्तियार बख्श सेड कि यही चीज़ मुल्क में तरक्की और खुशहाली लाएगी जब प्रॉफिट बनाया जाएगा। लेकिन लॉन्स की जो लॉन्चिंग हुई है, दर्जनों लॉन्स ब्रांड आए और सुबह लॉन्च होती थी और शाम में एक पीस नहीं बचता था, और ये अरबों रुपए की जो बिके उस पर एक टैक्स भी नहीं है। अख्तियार साहब, ये कौन एक खास तबका है ना जो ले रहा है, गरीब वही तो मैं अफोर्ड कह ही रहा नहीं हूं। कर सकता उसका। नहीं तो ये जो लॉन, ये लोकल सेल्स, फिर ये सब इस जुमरे में आएंगे। और ये बड़े बड़े मिल जो लोकल सेल्स कर रहे थे अरबों की, जिस पर कोई टैक्स नहीं था, वो टैक्स कि देखिए, या तो आप इतना खुशहाल हो, माँ इतनी अमीर हो तो आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं, आपकी गरीब माँ है, झोली खाली है, तो आपको मुख्तलिफ एवेन्यूज करके, अनपॉपुलर डिसीजन करके आपको उसको माँ को जो है वो मजबूत करना होगा, ताकि बाकी मगर बच्चे जो अख्तियार हैं। साहब, अखराजात को और करप्शन को भी तो जी, कंट्रोल किया तीन जा चीजें सकता है। मैं बात मुनीर साहब आपकी तरफ आते हैं, जैसे अख्तियार साहब ने भी कहा कि हुकूमत ने कुछ ड्रास्टिक जो है मेजर्स लिए थे और इसका असर जो है वो इंडस्ट्री पे भी पड़ रहा है, जिसमें एक जो है प्लांट ऑफ मशीनरी जो पहले इंपोर्ट की जाती थी उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं थी, अब हुकूमत ने शायद वो भी कर दी है। और जो कुछ सेक्टर्स थे टेक्सटाइल के जो किए हैं, आप सोचते हैं कि उससे फर्क पड़ेगा हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर? दो तीन चीजें। एक तो ये बात सही है कि फ्लड का टैक्स जो लगाया गया उसके लिए हमारी फेडरेशन ने खुद हामी भरी थी। जरदारी साहब के साथ सदर साहब से हमारी मीटिंग हुई थी और हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट, हमने ये कहा था वन टाइम आप लगाएं 1 साल के लिए, वो हमने इसलिए कहा था डेट 15% इज ऑन द टैक्स यू पे, नॉट फॉर द प्रॉफिट, द टैक्स यू पे। तो उस पर एक लगाया, वो हमने खुद इसलिए हामी भरी, जो लोग टैक्स देते वो दे। लेकिन मैं एग्री करता हूँ इख्तियार बेग से कि जो लोग टैक्स रेट में नहीं, देखिए ये जो गवर्नमेंट ने रिसेंट मेजर लिया, जो जीरो रेट को खत्म किया, चूंकि मैं तो मुल्क से बाहर गया हुआ था, परसों आया, कल आया मैं, लेकिन मैं इस बात की मुझे खुशी है और मैं तारीफ करूंगा हफीज शेख साहब जो हमारे वजीर खजाना की, और सदीक सुलेमान साहब जो हमारे FBI के चेयरमैन है। और मैं खराज तहसीन पेश करूंगा सेनेटर गुलाम अली को, जो फेडरेशन के सदर है, तार सईद साहब को, खालिद तवाब साहब और मियां जाहिद साहब को और इनकी टीम को, कि इन्होंने साथ बैठ के बहुत सारे करेक्टिव मेजर लिए और आज माशाल्लाह जो नया नोटिफिकेशन आया है डेट कवर्स ऑल। मिसाल के तौर पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों लगाए गए मेजर, हमारे पास रेवेन्यू शॉर्ट है और लोग टैक्स रेट पे आने को तैयार ही नहीं है। आप उसी तौली को जो लोग हम लोग टैक्स भर रहे हैं उसी को और आप निचोड़ते चले जा रहे हैं, कितना निचोड़ेंगे? वी कैन नॉट डू बिजनेस। फॉर दैट सेक गवर्नमेंट ने सही मेजर लिए कि जो लोग अनरजिस्टर्ड है उसको गवर्नमेंट ने टैक्स दिया, जीरो रेटेड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जो लोग बिल्कुल टैक्स नहीं देंगे उनको गवर्नमेंट कह दी अगर आप यान बेचेंगे तो 6% और अगर आप कपड़ा देंगे तो 4%, जो तकरीबन सबने एग्री कर लिया, एक आध सेक्टर के अलावा मेरी रिपोर्ट है कि सबने एग्री कर लिया। देखिए इससे बहुत फायदा होगा मुल्क को, बेइंतहा लोग रजिस्टर्ड हो गए। भाई मैं आपको माल दूंगा, मैं कहूँगा मैं 6% आपको देना पड़ेगा, आप रजिस्टर्ड हो जाए, वो जाके NTN नंबर लेगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसका भी फायदा है, मुल्क का भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट, और जो मशीनरी की आपने बात की, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मैं हमेशा कह रहा हूँ, जब मैं फेडरेशन का सदर था, जब भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि मशीन इज समथिंग विच यू कैन नॉट कुक इन द हांडी। मशीन हांडी में नहीं पकाने की रिपोर्ट होती, मशीन आएगी, उसके साथ कंस्ट्रक्शन होगी, मशीन चलेगी, तो आप एक्सपोर्ट करेंगे, आप रेवेन्यू कमाएंगे, आप टैक्स देंगे, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी। तो मशीन पर तो 1% टैक्स होना चाहिए। तो मशीन पे नई इंडस्ट्री तो वैसी नहीं लग रही है, अगर इंडस्ट्री बंद हो रही है। हाँ, ये तो आप सुसाइडल नहीं है कि आप साहब बिल्कुल गलत फैसला है इसको फौरन, बल्कि मैंने तो कनाडा से मेरे फोन पे बात भी की। फेडरेशन क्या कर रही है इस सिलसिले के अंदर? फेडरेशन इज टेकिंग सीरियस व्यू ऑन दिस मैटर एंड दे हैव प्रॉमिस्ड टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मशीन में जीरो, दुनिया के अंदर मशीन लगेगी तो दुनिया की आज जो आप टैक्स देंगे, जॉब प्रोवाइड करेंगे, एक्सपोर्ट होगी। हमने इतनी मुश्किल से जीरो कराया था, मुनीर भाई को पता है कि यहाँ पे